झनकार की शादी मयूरेश से हुई थी। मयूरेश और उसका भाई संदेश दोनों की एक ब्रेड और बिस्किट बनाने की फैक्ट्री थी जो बहुत अच्छी चलती थी। झनकार ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी और साइन करना जानती थी, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत आगे बढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने बच्चों को शहर के सबसे बड़े स्कूल में डाल रखा था। झनकार की शादी के 5 साल बाद उसके देवर संदेश की भी शादी दरिया से हो गई थी और दरिया झनकार की देवरानी बनकर घर में आ गई थी। झनकार कभी भी मयूरेश के बिजनेस पर ध्यान नहीं देती थी और ना ही कोई मतलब रखती थी, लेकिन दरिया बिजनेस पर पूरा ध्यान देने लगी थी और संदेश से बिजनेस के बारे में सारी जानकारी लेती रहती थी। साथ ही वह झनकार से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी। झनकार की शादी के वक्त उसकी सासू माँ जीवित थी, लेकिन उसकी शादी के 2 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अपने देवर संदेश की शादी झनकार और मयूरेश ने ही की थी। दरिया जब से इस घर में आई थी झनकार के ऊपर हावी होने की कोशिश करती थी, लेकिन झनकार बहुत सीधी सादी थी, इसलिए ऐसा कोई बड़ा विवाद हुआ नहीं था। समय ऐसे ही गुजर रहा था। झनकार की शादी को लगभग 10 वर्ष हो गए और दरिया और संदेश की शादी को भी 5 वर्ष हो गए। एक दिन झनकार की दुनिया उजाड़ देने वाली खबर झनकार को मिली कि उसका पति मयूरेश रोड एक्सीडेंट में चल बसा। बुरी तरह से टूट गई थी झनकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। खैर, अब वह क्या कर सकती थी, जो होना था हो चुका था। 1 महीने का वक्त बीत गया। पूरा बिजनेस अब संदेश के हाथों में आ चुका था, या फिर ऐसा कहा जाए दरिया के हाथ में आ चुका था। अब दरिया जैसा चाहती थी वैसा ही घर में होता था। धीरे धीरे झनकार को ऐसा लगने लगा कि घर में उसके और उसके बच्चों के खर्चे में बहुत ज़्यादा कटौती होने लगी है। हर बात पर दरिया रोक टोक करने लगी है और यही बोलती है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, थोड़ा हिसाब से घर चलाया करो। झनकार मजबूर हो गई थी क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसे पता था वह अपने पति की फैक्ट्री में जाकर कोई काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे कोई जानकारी ही नहीं है। इधर दरिया और संदेश उसके ऊपर हावी होते जा रहे थे और उसके जरूरी खर्चों में भी कटौती कर रहे थे। एक दिन झनकार ने खुलकर इस बारे में संदेश से बात की तो संदेश ने बोल दिया, देखो भाभी, अब भाई तो रहा नहीं, पूरी फैक्ट्री मैं अकेले ही देख रहा हूँ और अब फैक्ट्री उस तरह से चलती भी नहीं, बिल्कुल घाटे में जा रही है। मैं इसे अब और नहीं चला सकता, इसलिए मैं अब इस फैक्ट्री को बंद कर दूंगा। तो झनकार ने बोला, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो दरिया ने बोला, वाह आप जानो, आपको ही तो सारा हिसाब चाहिए होता है। जैसे तैसे संदेश खर्चे तो चला रहे हैं, पर आपको उसमें भी कमियां लग रही हैं, तो वह भी क्या करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि आपके पति का भी आधा हक है फैक्ट्री में, इसलिए आप उनके ऊपर दबाव डालती रहती हैं। इससे अच्छा इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए या आप अपने हिस्से की फैक्ट्री खुद चला लो। दरिया ने जानबूझकर यह सब कुछ बोला था क्योंकि उसे पता था झनकार के बस की नहीं है कि वह फैक्ट्री चला ले। झनकार भी चुप हो गई और सोचने लगी कि अभी कम से कम फैक्ट्री है तो यह तो है कि उसमें आधा हिस्सा मयूरेश का है, कम से कम उसका खर्चा तो चल रहा है। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो वह क्या करेगी? इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। दरिया और संदेश खुश हो गए कि अब कभी झनकार उन्हें कुछ भी बोलने के लिए नहीं आएगी, लेकिन झनकार की हालत घर में दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। जहां संदेश और दरिया अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाते और अपने बच्चों को खाने के लिए फल मिठाई लाकर देते, वहीं झनकार और उसके बच्चे साधारण खाना खाने को भी तरस जाते और उन्हें गिनकर रोटियां मिलती। फल दूध और सब्जी तो दूर की बात थी, और अगर कभी गाहे बगाए झनकार कुछ बोल देती तो दरिया और संदेश का यही डायलॉग होता, आपके पति का हक है तो आप जाकर फैक्ट्री संभाल लो, हमसे जितना बन पड़ रहा है हम कर दे रहे हैं। और झनकार चुप हो जाती क्योंकि उसके मन में बहुत डर बैठा था कि वह बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की। इसलिए अब झनकार ने घर से ही थोड़ा बहुत सिलाई का काम शुरू कर दिया था ताकि अपने बच्चों के ऊपरी खर्चे तो पूरे कर सके, जिससे दरिया और संदेश को कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह तो खुश थे। सच यह था कि फैक्ट्री किसी घाटे में नहीं जा रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी और सारा का सारा पैसा संदेश और दरिया अपने खुद के पास रख रहे थे और झनकार और उसके बच्चों के खाने के लिए रोटी भी गिन कर देते थे। बहुत कुछ चल रहा था दरिया और संदेश के दिमाग में जिससे झनकार अनजान थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो हद ही हो गई। झनकार के बच्चों की फीस पिछले 3 महीने से नहीं भरी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से वापस लौटा दिया गया और झनकार फिर अपने देवर संदेश के पास गई और बोली, मेरे बच्चों की फीस तो कम से कम भर दो, मैं और कुछ नहीं मांग रही, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, यही बहुत है। तो संदेश ने फिर वही रोना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूं,
खुद को बेचकर आपके बच्चों की फीस भरूं क्या? बोल तो रहा हूँ, फैक्ट्री घाटे में जा रही है, जैसे तैसे तो मैं उसे चला रहा हूँ। झनकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मयूरेश को गुजरे 6 महीने बीत चुके थे और 6 महीने पहले तक अच्छी खासी चलने वाली फैक्ट्री एकाएक इतने घाटे में कैसे चली गई? वैसे उसे समझ में तो आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार झनकार ने बोलने की सोच ली थी और उसने बोला, ऐसा नहीं हो सकता। संदेश, जो फैक्ट्री 6 महीने पहले तक इतनी अच्छी खासी चलती थी कि हम रईसों वाली जिंदगी जीते थे, एकाएक वह इतने घाटे में नहीं जा सकती। तो इस बार दरिया झनकार से लड़ने के लिए आ गई और बोलने लगी, तो एक काम करो भाभी, तुम अपने फैक्ट्री का हिस्सा ले लो और खुद चला लो, या फिर संदेश एक काम करो, फैक्ट्री बंद कर दो। हम कोई भी काम करके अपना खर्चा चला लेंगे। देखते हैं या कितना फैक्ट्री चला लेंगी और कितना उससे लाभ कमा लेंगी। बोलना बहुत आसान होता है, जब काम करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। और झनकार फिर चुप हो गई। लेकिन झनकार किसी भी कीमत पर अपने बच्चों की पढ़ाई से समझौता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज वह पढ़ाई की कीमत समझ रही थी। अगर वह खुद पढ़ी लिखी होती तो शायद उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। शायद उसके देवर और देवरानी उसे इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर पाते और वह अपने पति के हक का बिजनेस में खुद इन्वॉल्व हो जाती, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। जब तक संदेश ने झनकार को कुछ पेपर दिए और बोला, इन पर साइन कर दो भाभी, कुछ जरूरी कागजात है। फैक्ट्री में हर साल सरकार की तरफ से कुछ चेकिंग होती है, जिसमें हम दोनों भाइयों के साइन लगते थे। अब भैया तो रहे नहीं, तो आपको ही साइन करना पड़ेगा। कागज पूरे इंग्लिश में थे। झनकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संदेश वह पेपर झनकार के हाथ में थमाकर वहां से जा चुका था और झनकार उस पेपर को अपने कमरे में रखकर अपने बच्चों के स्कूल जाकर कुछ और मोहलत मांगने की सोच रही थी, ताकि वह अपने कुछ गहने बेचकर उनकी फीस भर सके और साथ ही ऐसी जगह पर काम ढूंढ सके जहां पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत ना हो और कम से कम बच्चे के फीस के लायक पैसे तो उसे मिल ही जाए। बाकी सिलाई का थोड़ा बहुत काम तो वह घर से कर ही लेगी, क्योंकि अब जरूरी हो गया था। संदेश और दरिया से वह कितना लड़ती। मयूरेश के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जब तक मयूरेश था, महारानियों वाली जिंदगी जीती थी झनकार, और आज नौकरानियों से भी बदतर हालत हो गई थी उसकी और उसके बच्चों की। लेकिन दरिया और संदेश की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया था। अगर सच में फैक्ट्री घाटे में जा रही होती तो उनकी जिंदगी भी तो प्रभावित होती। सब कुछ जानते हुए भी झनकार चुप थी। खैर, झनकार बच्चों के स्कूल जा रही थी कि रास्ते में उसे विकास जी मिल गए। विकास जी मयूरेश की फैक्ट्री के बहुत पुराने कर्मचारी थे। जब मयूरेश ने काफी पहले अपनी फैक्ट्री शुरू की थी, तब से विकास जी साथ में काम करते थे। विकास ने झनकार को देखा तो उससे नमस्ते करने के बाद हालचाल पूछा और झनकार रोने लगी और बोलने लगी, क्या बताओ भाई साहब, मयूरेश के जाने के बाद से हमारी जिंदगी नरक हो गई है। फैक्ट्री लगातार घाटे में जा रही है, आपको तो पता ही होगा। तो विकास जी ने बोला, क्या फैक्ट्री घाटे में चल रही है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। वैसे भी अब मैं वहाँ काम नहीं करता। मयूरेश जी के जाने के बाद मैंने कुछ महीनों ही वहाँ काम किया था और उस वक्त तो फैक्ट्री में कोई घाटा नहीं था, और पूरी गारंटी से बोलता हूँ अभी भी फैक्ट्री में कोई घाटा नहीं है। झनकार ने बोला, वह तो मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, मेरी बदकिस्मती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए यह सब कुछ झेल रही हूँ। आज इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रही और उसी की मोहलत मांगने स्कूल जा रही हूँ। अगर आपकी नज़र में मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है। विकास जी ने बोला, बहन जी, आपको बहुत कुछ पता ही नहीं, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता है। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन मैं आपके घर नहीं आ सकता था, वरना संदेश जी मुझे कभी आपसे मिलने नहीं देते और फालतू का बवाल मचाते। लेकिन आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इसमें मयूरेश जी की भी गलती है। हर एक बात अपनी पत्नी से शेयर करनी चाहिए और उन्होंने शायद आपसे सारी बात शेयर नहीं की, जिसका खामियाजा आज आप और आपके बच्चे भुगत रहे हैं। उन्होंने अपने भाई को अपना माना, लेकिन उनके भाई ने उनके बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को अपना नहीं माना। काश यह बात उन्हें जीते जी समझ में आती तो आज उनके जाने के बाद उनके पत्नी और बच्चों का यह हश्र नहीं होता। सुनकर झनकार हैरान रह गई और बोली, यह सब आप क्या बोल रहे हैं? विकास जी ने बोला, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। आप मेरे घर चलिए, मेरी पत्नी प्रीति आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। काफ़ी दिनों से हम दोनों आपसे मिलना चाह रहे थे, आज संजोग से आपसे मुलाकात हो गई। आप घर चलिए, वहाँ बैठकर आराम से बातें करेंगे। मेरी पत्नी भी आपसे काफ़ी दिनों से मिलना चाहती थी, पर आपके घर आना संभव नहीं था। झनकार विकास जी के घर चल पड़ी, जहाँ उनकी पत्नी प्रीति ने झनकार का अच्छे से स्वागत किया और बोली, मयूरेश जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और आज उनकी पत्नी इतने बुरे हाल में है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन आपका फ़ोन नंबर भी हमारे पास नहीं था और संदेश जी कभी घर पर हमें आपसे मिलने नहीं देते। अच्छा हुआ जो आज आपसे मिलना हो गया। झनकार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। प्रीति ने बोला, झनकार जी, मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ और मेरी शादी भी आपसे काफ़ी पहले हुई है। आपको शायद पता नहीं, आपकी शादी से पहले मेरे बड़े बेटे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था और ऑपरेशन में बहुत पैसे लग रहे थे। हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तब मयूरेश जी ने बिना कुछ सोचे समझे हमें 10 लाख रुपए की मदद की थी, जिसे हमने थोड़ा थोड़ा करके चुकाया था। कभी भी मयूरेश जी ने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि वह यह भी बोलते थे, कोई बात नहीं, बच्चे की ज़िंदगी से बढ़कर यह पैसा नहीं है। और आज देखो, उनके खुद के बच्चे की फीस के लिए तरस रहे हैं। सुनकर झनकार की आंखों में आंसू आ गया। विकास जी ने आगे बोला, झनकार जी, मैं आपको आज एक ऐसा सच बताना चाह रहा हूँ जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगी, लेकिन यह सच आपका जानना बहुत जरूरी है। और मयूरेश जी की गलती है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात अपनी पत्नी से शेयर नहीं की, जो कि उन्हें जरूर करनी चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे से छोटी बात भी शेयर करनी चाहिए, वरना अगर किसी एक को कुछ हो जाता है तो अगले के साथ बहुत कुछ हो सकता है। झनकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विकास जी किस बारे में बात कर रहे हैं और उसने बोला, विकास जी, आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ ज़रा खुलकर बोलिए। विकास जी ने आगे बोला, झनकार जी, पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मयूरेश जी की एक करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इसके बारे में शायद आपको कुछ पता नहीं था, शायद उन्होंने आपको नहीं बताया था। यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे कहीं से पता चला है कि आपके देवर संदेश ने इंश्योरेंस कंपनी वालों से मिलकर कागजों की हेर फेर करके मयूरेश जी को कुंवारा दिखा दिया और इंश्योरेंस का सारा पैसा क्लेम कर लिया। जो 1 करोड़ रुपए आपको मिलने चाहिए था, वह संदेश ने हड़प लिए बेईमानी से, और आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं। वह इंश्योरेंस मयूरेश जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद करवाया था और एक मामूली किस्त हर महीना भरते थे, लेकिन शायद आपको बताया नहीं था। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने उसमें नॉमिनी अपने भाई को बनाया होगा। पक्का उसमें नॉमिनी तो आप ही होंगी, लेकिन इस दुनिया में घूस और बेईमानी से बहुत कुछ हो सकता है, जो कि आपके साथ हो चुका है। मैंने आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाया। उसके बाद संदेश जी ने फैक्ट्री में ऐसा माहौल कर दिया कि मैंने वह नौकरी ही छोड़ दी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि संदेश जी ने जबरन मुझे वह नौकरी छुड़वा दी, क्योंकि उन्हें पता था मैं मयूरेश जी के कितना करीबी था। झनकार यह सब सुनकर हैरान हो गई और बोली, यह आप क्या बोल रहे हैं? तो विकास जी ने बोला, अभी तो आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। सारी सच्चाई जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। पहले आप यह बताइए कि आपने किसी पेपर पर साइन तो नहीं किया? तो झनकार ने बोला, नहीं, पर आज सुबह ही एक पेपर संदेश ने मुझे साइन करने के लिए दिया है और मैंने उसे अपने रूम में रखकर आई हूँ। तो विकास ने बोल दिया, गलती से भी आप किसी पेपर पर साइन मत कीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। झनकार ने बोला, अच्छा, क्या संदेश फैक्ट्री में से मेरा हिस्सा भी हड़पना चाहता है? विकास ने बोला, कौन सा हिस्सा? अब तो झनकार और भी डर गई और बोली, कौन सा हिस्सा? अरे मेरा हिस्सा, मयूरेश का हिस्सा, क्या उसने उसे भी हड़प लिया? प्लीज़ विकास जी, मुझे डराइए नहीं, मेरा हिस्सा बनता है फैक्ट्री में, आप भी अच्छे से जानते हैं। इस पर विकास जी ने बोला, झनकार जी, आपका कोई हिस्सा नहीं बनता उस फैक्ट्री में। झनकार बिल्कुल कांपने लगी थी और उसे लगने लगा था उसके साथ कुछ गलत हो गया है। आगे विकास जी ने बोला, डरिए मत, आपका कोई हिस्सा नहीं बनता उस फैक्ट्री में, बल्कि आप उस फैक्ट्री की मालकिन हैं। उस फैक्ट्री में संदेश की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, बल्कि वह एक मामूली कर्मचारी था। फैक्ट्री में जैसे मैं काम करता था, वैसे ही वह पूरी की पूरी फैक्ट्री मयूरेश जी की थी और उसके मालिक वही थे। लेकिन उनकी गलती थी कि उन्होंने आपको कभी सच नहीं बताया अपने भाई और माँ के प्यार में आकर। और देख लो आज उनका भाई उनकी पत्नी और बच्चों के साथ क्या कर रहा है। यह सुनकर झनकार हैरान हो गई और बोली, यह आप क्या बोल रहे हैं? विकास जी ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और संदेश को कहीं ना कहीं पता है कि मैं सारी सच्चाई जानता हूँ, इसलिए वह मुझे हमेशा आपसे दूर रखना चाहता है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। बात आपके शादी के पहले की है। संदेश बिल्कुल बिगड़ैल, आवारा, शराबी लड़का था और कोई काम धाम नहीं करता था, और मयूरेश शुरू से मेहनती थे और अपने बलबूते अपने दम पर उन्होंने यह फैक्ट्री शुरू की थी। लेकिन आपकी सासू माँ, उन्होंने रोध होकर मयूरेश से बोला था कि अपने भाई को अपनी ही फैक्ट्री में काम पर लगा लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और मयूरेश ने इस संदेश को फैक्ट्री में रखा था इस शर्त पर कि वह मेहनत से काम करेगा। धीरे धीरे मयूरेश ने संदेश को काफ़ी हद तक सुधार दिया था और उसने अपनी आवारागर्दी भी छोड़ दी थी। उसके बाद मयूरेश जी की शादी की बात चलने लगी तो आपकी सासू माँ ने मयूरेश जी से बोला था कि अपनी पत्नी को कभी मत बताना कि संदेश फैक्ट्री में महज एक कर्मचारी है,
वरना वह अपने देवर की कोई इज्जत नहीं करेगी और उसे अपने से कम मानेगी या अपना नौकर समझेगी, ना कि तुम्हारा भाई। तुम्हारी पत्नी को यही पता होना चाहिए कि तुम दोनों फैक्ट्री में बराबर के हिस्सेदार हो, नहीं तो भाई भाई में दूरियां बनने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि शादी के बाद ही भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। और मयूरेश जी ने यह बात खुद मुझे बताई थी। मैंने बोला भी था यह सही नहीं है, पत्नी को सच्चाई पता होनी चाहिए। लेकिन मयूरेश जी को लगा था कि उनकी माँ ठीक कह रही है। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि आज तक भी मयूरेश जी ने आपको नहीं बताया होगा कि वह फैक्ट्री उनकी है और उनका भाई वहाँ महज एक कर्मचारी है। आज देखिए, उन्होंने तो अपने भाई और बेटे का फर्ज निभाने के लिए पति और पिता के फर्ज को ताक पर रख दिया, लेकिन उनके भाई ने उनके पत्नी और बच्चों के साथ क्या किया, उन्हें उनके हक की संपत्ति से ही वंचित कर दिया और दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। यह सब कुछ सुनकर झनकार हैरान हो गई। विकास जी ने आगे बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है संदेश आपसे कौन से कागज साइन करवाना चाहता है। उन कागज में यही लिखा हुआ होगा कि आप अपनी मर्जी से वह सारी फैक्ट्री संदेश के नाम पर कर रही हैं, और जैसे ही आप उस कागज पर साइन करेंगी, आपको संदेश धक्के मारकर उस घर से निकाल देगा और आपके हक की सारी संपत्ति को भी हड़प लेगा। झनकार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रीति ने बोला, देख लीजिए झनकार जी, आज आप अपने बच्चों के फीस के लिए रो रही हैं, वहाँ आपका देवर आपके पति की संपत्ति, आपके बच्चों के पिता की संपत्ति पर ऐश कर रहा है। झनकार ने बोला, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीति ने बोला, मयूरेश जी ने हमारे बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की है, जिसका कर्ज जिंदगी भर हम नहीं चुका पाएंगे। मेरे भैया गौतम एक जाने माने वकील हैं, आप बोलो तो मैं उन्हें बुला सकती हूँ, वह आपकी मदद कर सकते हैं। झनकार ने बोला, प्लीज मेरी मदद करो, मैं अकेले इन लोगों से कैसे लड़ पाऊंगी। विकास और प्रीति ने बोला, हम हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। प्रीति ने अपने भाई गौतम को बुला लिया और गौतम सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कानून का सहारा लेकर संदेश की सारी असलियत पुलिस को बताई। पुलिस वाले संदेश के घर पहुंच चुके थे। झनकार के साथ पुलिस को देखकर संदेश और दरिया हैरान थे और दरिया चिल्लाते हुए झनकार से बोल रही थी, भाभी आप यहाँ पुलिस को लेकर क्यों आई हैं? पर झनकार ने एक जोरदार तमाचा दरिया के मुंह पर मारा और बोला, मेरे ही पति के पैसों पर तुम दोनों ऐश कर रहे हो और मेरे ही बच्चे एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपने स्कूल की फीस के लिए तरस रहे हैं। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? संदेश ने बोला, या आप क्या बोल रही हो भाभी? तो झनकार ने एक जोरदार तमाचा संदेश को भी मारा और बोला, कितनी घूस दी थी मेरे पति के बीमा की रकम हड़पने के लिए? सुनकर संदेश हैरान हो गया और झनकार ने बोला, मुझे सब कुछ पता चल चुका है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर पहुंचा कर रहूंगी। संदेश ने बोला, भाभी मुझसे मत उलझो, वरना तुम्हें भारी पड़ जाएगा, तुम अकेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो विकास और प्रीति सामने आ गए और साथ में प्रीति के वकील भाई गौतम भी थे और उन्होंने संदेश से बोला, झनकार जी अकेली नहीं है, हम उनके साथ हैं और कानून तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है, तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। दरिया को समझ में आ चुका था कि बाजी पलट चुकी है और वह झनकार के हाथ पैर जोड़ने लगी, लेकिन झनकार ने उसे झिड़क दिया और पुलिस वालों से बोला, अपना काम करने के लिए। पुलिस ने संदेश को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इंश्योरेंस कंपनी में कागजों की हेर फेर करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। वकील साहब ने सारी फैक्ट्री झनकार के नाम पर करवा दी, क्योंकि फैक्ट्री मयूरेश के नाम पर थी और कानूनन मयूरेश के बाद उस पर झनकार का ही हक बनता था। आज झनकार को पढ़ाई की कीमत समझ में आ रही थी। अगर वह पढ़ी लिखी होती तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। झनकार ने विकास जी से बोला कि वह फैक्ट्री को पहले की तरह संभाल ले और सब कुछ ठीक से चलाए। विकास जी ने भी झनकार से वादा किया कि वह फैक्ट्री को बिल्कुल पहले की तरह अच्छे से संभाल लेंगे और उनसे बोला कि वह भी फैक्ट्री में रेगुलर आना शुरू करें। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है। झनकार ने बोला कि अब वह डेली फैक्ट्री आया करेगी, पर कहीं न कहीं उसे मयूरेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मयूरेश ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अपने माँ और भाई के प्यार में आकर अपनी पत्नी से इतना बड़ा सच छुपा गया था, जिसकी वजह से आज उसकी पत्नी और बच्चों को इतना कष्ट झेलना पड़ा। और अगर विकास जी उसे नहीं मिलते तो पता नहीं, शायद झनकार और उसके बच्चे सड़क पर ही आ जाते, क्योंकि इसका इंतजाम तो संदेश ने कर ही दिया था।